So, hello aspirants. My name is Dev Prabhakar Singh Tomar and I have cleared prelims examination 4 times continuously in a row from 2021 to 2024. That includes this year prelims as well. तो यही हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी होने वाला है कि किस तरह से मैंने 4 बार लगातार प्रीलिम्स निकाला और स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट्स में मेरा फेलियर भी हुआ। तो हम थोड़ा सा चर्चा फेलियर पे भी करेंगे कि फेलियर किन कारणों की वजह से हुआ और सक्सेस के लिए मैंने किन चीज़ों में बदलाव किया, क्या स्ट्रेटजी में चेंजेस किए, है ना। तो चलो फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन 4 अटेम्प्ट्स में काफ़ी कुछ यूपीएससी में हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि 2023 वाला प्रीलिम्स बहुत खास था और ये माना जा रहा है कि ये वन ऑफ द टफेस्ट प्रीलिम्स था हमारी पूरी यूपीएससी हिस्ट्री का, है ना। और 2024 वाले प्रीलिम्स को भी जो है यूनिक बताया जाता है क्योंकि हम लोग चर्चा करते हैं कि इस बार थोड़ा सा पेपर काफ़ी इजी साइड पे आ गया पिछले 5-6 साल के कंपैरिजन में। तो जो कट ऑफ की हम लोग चर्चा करते हैं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है, कट ऑफ स्काई रॉकेट होने वाला है ना। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आती है कि कट ऑफ की एनालिसिस हमको करना ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में कट ऑफ रहा है और कब किस तरह से पेपर इजी होता है तो ऊपर चला जाता है, पेपर टफ आता है तो नीचे चला आता है। तो जब हम एग्जामिनेशन डे पे जब हम एग्जाम की एनालिसिस करते हैं शुरुआत के 5-6 मिनट में, तो हम उस समय हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सारी चीज़ों पे हम लोग जो है उसी समय डिसाइड करते हैं कि हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या होंगे डिपेंडिंग ऑन द टफनेस ऑफ द पेपर। तो ये आपको स्टार्टिंग में बताना जरूरी था कि कट ऑफ का वेरिएशन ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। ये मार्कशीट्स हैं और इस बार का तो क्योंकि मार्कशीट आपको पता होगा कि यूपीएससी की साइकिल में जो है मार्कशीट पूरी साइकिल खत्म होने के बाद ही जो है आती है, जब कट ऑफ वगैरह डिक्लेयर किए जाते हैं सबसे आखिरी में फाइनल लिस्ट के बाद में, है ना। तो इस साल की तो मार्कशीट उसके बाद में आएगी, ये प्रीवियस वाली है, इसमें सी सेट के स्कोर्स और ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो हमारा जो पूरा डिस्कशन रहेगा प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए, तो मैंने अपनी एनालिसिस से अपने 4-5 अटेम्प्ट से यही सीखा है कि प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है ना। तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी में अगर मैं बात करूं तो तीनों स्टेजेस या फिर तीनों जो है थ्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा थ्रेड बनता है कि हमको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, है ना, हमको तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना। उसके बाद ये आता है कि हमारे अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने होंगे। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं एक्यूरेसी का, अटेम्प्ट करने का, है ना, पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने हैं। और तीसरा हम लोग डिस्कस करते हैं अटेम्प्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को कि एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल किस तरह से करना है, एलिमिनेट कैसे किया जाता है ऑप्शंस को, और हम किस तरह से राइट आंसर पे पहुंच जाएं, है ना। क्योंकि राइट आंसर हम हर बार नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप टॉपर से भी डिस्कशन करोगे तो वो यही बोलेंगे कि एटमैक्स 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका राइट आंसर हमें पता होगा, बाकी जो हम राइट आंसर एक तरह से टिक करके आते हैं या फिर अपना जो है आंसर टिक करके आते हैं वो हम इंटेलिजेंट गैस वर्क के थ्रू करके आते हैं, है ना। तो ये 3 चीज हमारी जो है मेन थ्रेड बन जाती है यूपीएससी क्लियर करने के लिए, है ना। चलो, अब हाउ टू प्रिपेयर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सोर्सेस हमारे कैसे रहना चाहिए और हम किन किताबों से पढ़े, किन से नहीं। तो इसमें बहुत इजी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सोर्सेस आपको मिनिमल रखने हैं, है ना। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लोग बोलते हैं जैसे इस बार 2023 के क्वेश्चंस डीडी वासु से आए थे, है ना। तो लोग आपको ये बोलेंगे कि पॉलिटी के लिए जो है अब आपकी जो है लक्ष्मीकांत है वो सफिशिएंट नहीं है और आपको डीडी वासु पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। बट मेरे हिसाब से जो फाउंडेशनल टॉपिक्स, फाउंडेशनल बुक्स जो लोगों ने रिकमेंड कर रखी हैं, टॉपर्स ने रिकमेंड कर रखी हैं, वो अपने आप में सफिशिएंट है। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, हमें इन्हीं के लिए ध्यान देना है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग और 11th क्लास की एनसीईआरटी को 12th क्लास की एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन काफी सही रहता है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में भी, जैसे शंकर आईएएस के लिए आप किसी एक को चुन लो, भले ही शंकर आईएएस इन्वायरमेंट के लिए, सॉरी इन्वायरमेंट के लिए आप किसी एक बुक को चुन लो, चाहे वो शंकर आईएएस हो या फिर पीएमएफ आईएएस हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है ना। मल्टीप्लिकेशन अगर सोर्सेज को कर लोगे तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, और रिवीजन एटलीस्ट जो है हमारा 3 से 4 रीडिंग एटलीस्ट हो जानी चाहिए हमारा जब हम प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने वाले हों उससे पहले, है ना। तो यही हमारा सेकंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी बन जाता है कि हमको रिवीजन्स कितने करने हैं, मल्टीपल रिवीजन्स किस तरह से करने हैं। तो मल्टीपल रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाना सीखें सबसे पहले, है ना। अब शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, तो उसका एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट होता है कि आप जो भी कंटेंट को पढ़ रहे हो उसको आप एटलीस्ट जो है 10% तक रिड्यूस करो, है ना। तो अगर आपके 100 पेजेस का टोटल कंटेंट है तो आप उसको 10 पेजेस तक लेके आओ, तो फिर आपके शॉर्ट नोट्स वो कहे जा सकते हैं।
अब किस तरह से बनाने हैं तो उसके तरीका आप चाहो तो एक बार अगर आपको अवेलेबल हो जाते हैं टेलीग्राम पे, जरूर आपको हो जाएंगे, आजकल सारा कंटेंट अवेलेबल होता है। तो जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं उनके जो नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, वहां से आप आइडिया ले सकते हो कि उन्होंने किस तरह से फ्लो चार्ट्स वगैरह का यूज किया है। आजकल फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, इन सब का यूज करके हम अपने नोट्स को बहुत ही यूनिक भी बना सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से बनाना है इसका थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एक जो प्रिपरेशन में आती है चीज़, वो है प्रायोरिटाइजेशन। क्योंकि आपने सुना होगा कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है कि ये बोला जाता है कि अंडर द सन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम सब कुछ ना पढ़ें, और सब कुछ पढ़ें भी तो कितना पढ़ना है, किसको कितना डेप्थ में पढ़ना है, किसको हमें हल्के से पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रायोरिटाइज करना सिलेबस को, ये हमारा सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट या थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो है डिस्कशन निकल के आता है। अब प्रायोरिटाइजेशन कैसे करना है, तो सारे टॉपिक्स इक्वली वेटेड नहीं है। अगर आप प्रीलिम्स को एनालाइज करोगे बैठ के, अगर 100 क्वेश्चन किससे कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो आप देखोगे कि एंशिएंट मिडीवल से क्वेश्चंस 3-4 ही आते हैं और वो भी बहुत टफ आते हैं। तो उसमें अगर आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकालो तो आपका बहुत हाई नहीं निकलेगा। वहीं आप अगर देखो तो इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, इनसे आपको 15-15 क्वेश्चंस मिलेंगे और डायरेक्टली बुक बेस्ड क्वेश्चन भी काफी सारे मिलेंगे, जिससे आप अच्छा खासा अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो स्टैटिक सिलेबस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ से हम एक्यूरेसी को अच्छा डेवलप कर सकते हैं, और उनमें से भी हमें कुछ टॉपिक्स को स्पेशली प्रायोरिटाइज करना है, जैसे कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। और किसी सब्जेक्ट को, जैसे एंशिएंट मिडीवल हो गया, हम 1 या 2 रिवीजन ही कर लें तो वो काफ़ी होगा, क्योंकि हमको पता है क्वेश्चन बहुत टफ आने वाले हैं, कॉस्ट बेनिफिट रेशो ज़्यादा अच्छा निकल के आता नहीं है ना। दूसरा बात ये कि करंट अफेयर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। करंट अफेयर को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, बट ये है, करंट अफेयर को इग्नोर नहीं करना है, बट हमको ये नहीं है कि करंट अफेयर्स पे ही डिपेंडेंट रहना है। स्टैटिक को हमें ज़्यादा मजबूत करना है, और ये हमेशा अगर आप टॉपर्स से सुनोगे तो टॉपर्स सारे यही बोलते हैं कि स्टैटिक ही है जो हमको प्रीलिम्स क्लियर करवाता है। स्टैटिक्स को आप मजबूत बनाइए और करंट अफेयर की एक सिंपल सादा स्ट्रेटजी रखिए, जिसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और उसको भी आप कवर करने का ट्राई करो, लेकिन उस पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत हमको नहीं है। ठीक है, तो अब स्ट्रेटजी फॉर करंट क्या होनी चाहिए, तो आई थिंक स्ट्रेटजी फॉर करंट के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि आप किसी एक सोर्स को अच्छे से रिलाई कर लो। मेरे हिसाब से आई थिंक वो मंथली कंपाइलेशन ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर आप मंथली कंपाइलेशंस को रेगुलरली स्टडी कर रहे हो, चाहे वो विजन आईएएस की हो या फिर किसी और की हो, तो आपका अच्छा खासा जो है करंट अफेयर कवरेज हो जाता है। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। हाँ, डेली बेसिस पर अगर आप चाहो तो कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स को रेफर कर लिया, या फिर ऑनलाइन किसी एक न्यूज़पेपर को आपने रेफर कर लिया, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू हो गया, तो वो इतना काफ़ी होता है। इसमें भी आप मल्टीप्लिकेशन लोग कर लेते हैं और टाइम वेस्ट बहुत करते हैं मेरे हिसाब से। अगर आप डेली बेसिस पर अगर आप देखो तो आई थिंक आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटे करंट अफेयर को देना चाहिए। उसमें से भी ज़्यादातर रीडिंग आप मंथली मैगजीन को करो, यहाँ से आप डेटा और फैक्ट्स का जो है मैक्सिमाइजेशन करो, ये आपको हेल्प करेगा डायरेक्टली एमसीक्यू हिट करने में, है ना, जिसकी हम बाद में बात भी करेंगे कि एमसीक्यू हमको हिट कैसे करना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो जाता है हाउ टू अटेम्प्ट। अब हाउ टू अटेम्प्ट में सबसे पहले आता है कि हम कितने इटरेशन में सॉल्व करें पेपर को, है ना। कोई कोई आपको बोलेंगे कि आप एक ही बार में पूरा अटेम्प्ट करो, कोई कोई बोलेंगे आपको 2 बार में करो, कोई बोलेंगे 3, कोई 4। तो इसमें कोई एक फिक्स रेशो नहीं है ना। अब इसका तरीका ये है कि आप बहुत सारी मॉक टेस्ट लगाओ और अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रैशनली बहुत जस्टिफाइड हैं और रैशनली बहुत हेल्प करती हैं। तो वो ये है कि अगर आप 3 से 4 इटरेशन में पेपर सॉल्व कर रहे हो एटलीस्ट, तो आप एक स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। वो ये है कि पहली इटरेशन में आप सिर्फ 25 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो कि आप 100% श्योर हो, और बाकी सारे जो क्वेश्चन है उसमें आप कोशिश करो कि आप 50-50 एलिमिनेट कर लो, है ना। कुछ कुछ ऐसे छोड़ दो 50-50 एलिमिनेट करके, किसी का एक ऑप्शन एलिमिनेट करके छोड़ दिया आपने। तो इस तरह से अगर आप पहली इटरेशन को थोड़ा लंबा भी रखते हो 1 से 1.25 घंटे में, बट इसमें आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 100% एक्यूरेसी वाले अटेम्प्ट कर लिए हैं, कुछ को आपने 50-50 छोड़ा हुआ है, कुछ को आपने एक आध ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया है। तो जब आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ रीडिंग करोगे तो आपकी सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस बहुत कम रहेंगी, क्योंकि आपने कुछ क्वेश्चन को पहली दफा में ही जो अटेम्प्ट नहीं किया है, मार्क नहीं किया है अपनी ओएमआर शीट में, आप उस पर एक बार दोबारा रीड करने के लिए आओगे, दोबारा एक बार वेरीफाई कर लोगे, उसके बाद अटेम्प्ट करोगे, तो सिली मिस्टेक्स आपकी मिनिमाइज हो जाती हैं। दूसरी ये है कि एक ही एमसीक्यू को जब आप बार बार पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें हमारी सबकॉन्शियस से भी याद आ जाती हैं। तो आई विल रिकमेंड कि हम थोड़े से मल्टीपल अटेम्प्ट में, मल्टीपल इटरेशन में पेपर को अटेम्प्ट करें, है ना। इसको आप अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हो। मेरा ऑप्टिमम डिवीजन ये था कि मेरा 1 घंटा 10 मिनट फर्स्ट इटरेशन में जाता था, सेकंड इटरेशन में 20 मिनट, थर्ड इटरेशन में 15। अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो ये 35 और 10 45 मिनट्स हो गए, और आखिरी इटरेशन मेरा 15 मिनट्स का रहता था।
1 घंटे 10 इटरेशन वाले में मेरे सिर्फ 25-30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट होते थे, बट इसमें बहुत बड़ा काम में निपटा देता था। 50-50 एलिमिनेशन वाले करीब करीब क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मेरे 50 से 60 इसमें रहते थे, और बाकी क्वेश्चन में एक आध ऑप्शन एलिमिनेट है और बाकी खाली छूटे हुए थे। तो सेकंड इटरेशन जो 20 मिनट का, उसमें सारे के सारे जो 50-50 एलिमिनेट वाले हैं ना, उनको मैं अटेम्प्ट कर लेता था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे जिसको देख के मुझे याद आ जाता था कि नहीं, एक ऑप्शन इसमें से पक्का गलत है, एक ही ऑप्शन सही होगा। सबकॉन्शियस से थोड़ी आवाज आती थी, जिसको हम इंट्यूशन भी बोलते हैं। इंट्यूशन का एक रोल प्ले बहुत बड़ा होने वाला है, जो अगेन मल्टीपल इटरेशन से पेपर सॉल्व करोगे तो इंट्यूशन और अच्छा हेल्प करता है आपको, है ना। और फिर थर्ड इटरेशन में हम ये करते थे कि जो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया, 3 ऑप्शन में से डिसाइड करना है, यानी कि 33% प्रोबेबिलिटी वाले में से डिसाइड करना है, उसको अटेम्प्ट कर लेते थे। और आखिरी में कुछ क्वेश्चन मिस एंड हिट वाले, मतलब जो हमको पहले समझ में नहीं आ रहे थे, शायद बाई चांस को याद आ जाए, तो हम वो अटेम्प्ट करते थे, है ना। तो ये हमारा हो गया ये। और अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हर किसी का अलग अलग रहता है। जैसे आपको कोई स्टूडेंट मिलेंगे जो सिर्फ 60 अटेम्प्ट करते हैं, या फिर 60 से 70 बीच में अटेम्प्ट रेशो रहता है, और उनकी मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। मतलब हर एक मैं आपको हर एक अटेम्प्ट में उनके 110 प्लस भी मिल जाएंगे। अगर टफ प्रीलिम्स आता है 2023 जैसा, तो उनके 90 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरा अटेम्प्ट रेशियो बहुत हाई रहता था, मैं 90 प्लस अटेम्प्ट करता हूँ, है ना। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि आप 60-70 अटेम्प्ट करोगे कि 90 अटेम्प्ट करोगे, तो ये डिसाइड किया जाता है बेस्ड ऑन। तो आप जब मॉक टेस्ट अगेन लगाओगे तो मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। वहां से आप पता करोगे कि आपका एक्यूरेसी रेशो क्या है। अगर आपका एक्यूरेसी रेशो बहुत हाई है और आप लो रिस्क में खेलना चाहते हो, तो आई थिंक आपके लिए 60-70 बेस्ट होगा। लेकिन अगर आपका एक्यूरेसी बहुत कम है, तो अगर आप बहुत ही लो अटेम्प्ट करते हो, तो आपका जो है स्कोर और माइनस में चला जाता है, और आप फिर रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो आई थिंक 90 प्लस अटेम्प्ट करो। इसमें आपका जो गैस वर्क टेक्निक्स हैं, जो इंटेलिजेंट गैस वर्क है, वो और अच्छे से आपको हेल्प कर सकता है ना। जितना ज्यादा हम अटेम्प्ट करेंगे, उतना हम प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हम नेट पॉजिटिव में चले जाएं। बट अगेन यहाँ पे डेंजर भी होता है नेगेटिव में जाने का। बट आई थिंक जब आप एलिमिनेशन टेक्निक्स पे एक आध दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इसको यूटिलाइज करना है ना। आखिरी ये है कि अटेम्प्ट करते वक्त हमको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना, ये बहुत जरूरी है। ये दोनों में आपने देखा होगा, दोनों में हमने इसमें थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया। बट सिली मिस्टेक्स को कैसे कम करना है, तो अगेन हम फर्स्ट स्टेप पे दोबारा जाएंगे कि नंबर ऑफ इटरेशन बढ़ा सकते हैं, तो हमारे सिली मिस्टेक्स वैसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सोच समझ के पेपर को जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं, इटरेशन में अटेम्प्ट कर रहे हैं। पहले इटरेशन में सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जो हमको 100% पता है कि ऑप्शन हमारा गलत होगा ही नहीं, हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, है ना। ठीक है, अब हाउ टू एलिमिनेट है। अब हाउ टू एलिमिनेट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करें। अब एमसीक्यू एप्टीट्यूड क्या होता है, इसको हम इंट्यूशन से भी लिंक कर सकते हैं कि हम जब एक किसी एमसीक्यू को देखते हैं, तो हमें अगर आंसर नहीं भी आता है, तो ऑप्शंस में हम कुछ देख के या फिर वहां से हम कुछ ना कुछ आइडिया लगा देते हैं। हमारा ऑटोमेटिकली कॉन्शियस माइंड इस तरह से काम करता है कि हमारे पास जो है चीजें हमको याद आ जाती हैं, या हमारे पास कुछ हमको सबकॉन्शियस से आवाज आती है, इंट्यूशन से आवाज आती है कि ये राइट आंसर है, और वही राइट निकलता है। अब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर तुक्केबाजी है, ये आवाज कैसे आती है, किस तरह से क्या काम होता है, एप्टीट्यूड को किस तरह से डेवलप किया जाता है, ये मैं जब आपको अभी 3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिकली लेंगे इस बार के अटेम्प्ट से ही, क्योंकि मैंने इस बार का अटेम्प्ट भी दिया था 2024 वाला, तब आपको वहां से आइडिया लग जाएगा, है ना। तीसरा जो सेकंड पॉइंट है कि इंट्यूजन गेम स्ट्रॉन्ग करना है, तो अगेन ये भी कहीं ना कहीं हमारे पहले पॉइंट से लिंक्ड है कि जब हम मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा देंगे और वहां से हम एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करेंगे, तो हमारे इंट्यूशन गेम ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जहां पे हमको 50-50 एलिमिनेट भी नहीं हो रहा, लेकिन हमें इंट्यूशन से पता पड़ जाएगा कि नहीं, ये शायद कहीं पे हमने सुना है, या फिर शायद ऐसा होता होगा, और हम वहां से अटेम्प्ट उसको कर सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे थोड़ा इंट्यूशन, प्योर इंट्यूशन वाले जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा हाई रहता है। मोस्टली हम एलिमिनेशन टेक्निक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, जिसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, है ना। मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि आपसे सिली मिस्टेक्स कितनी हो रही हैं, कौन सा सेक्टर आपका जो है, या फिर कौन सा सेक्शन वीक है, या फिर जिसमें आप ज्यादा सिली मिस्टेक्स करते हो, है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसमें हम लोग एक तो ये है कि मैथमेटिकल एनालिसिस भी थोड़ी सी करते हैं कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट, आपको बताया कि अगर आपकी एक्यूरेसी बताइए तो आप कम अटेम्प्ट करो, और अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है तो आप 90 प्लस अटेम्प्ट की तरफ जाओ, है ना। स्ट्रेंथ वीकनेसेस हम इन सबकी एनालिसिस कर लेंगे। इसके बाद फिर हमारा रहता है पीवाईक्यू की एनालिसिस करना। पीवाईक्यू की एनालिसिस अब कैसे करनी है कि आपको ट्रेंड्स और फोकस एरिया फाइंड करना है, कि इससे आपको, जैसे आप मैं प्रैक्टिकल बताऊं, आप देखोगे तो एनवायरमेंट काफी ट्रेंड एक टॉपिक चल रहा है, 35 के आसपास क्वेश्चंस आ जाते हैं अगर हम एनवायरमेंट को, साइंस एंड टेक के भी कुछ क्या नाम है, एरियाज को इंक्लूड कर लें, तो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है ये, है ना। और ये काफी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रैंडम भी पूछे जाते हैं। और इसके अलावा लेकिन आप कुछ चीजें देखोगे जो फिक्स है हमेशा, कि पॉलिटी के आपके जो क्वेश्चन है ना, वो आपके 15 से 20 इस एरिया में हमेशा रहते ही हैं, और टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो अगेन इसमें 14 से 18 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मॉडर्न में देखोगे, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो अगेन आप यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे करीब करीब 8 से 10 क्वेश्चन। और जो हमारी कोर ज्योग्राफी है, मैपिंग को हटा के 11th-12th वाली, वहां से भी अगर आप देखोगे तो 5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप टारगेट कर सकते हो, ये हमारा फोकस एरिया रह सकता है। इसके अलावा
बाकी क्वेश्चन में तो आपने देखा होगा कि अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज आपकी कम हो जाती है तो हम इंटेलिजेंट गेस वर्क पे ज़्यादा रिलाई कर लेते हैं ना। ठीक है, तो अभी हम जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा ये लगेगा कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं अपनी टेक्निक्स को, एलिमिनेशन टेक्निक को, इन सब चीज़ों को। तो ये क्वेश्चन ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। कौन सा स्टेटमेंट सही है, अब मुझे आइडिया नहीं था कि सही कौन सा है, बट मेरे पास कॉमन सेंस का और जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए मैंने इसमें दिमाग लगा के कुछ चीजें सॉल्व करने का ट्राई करी। अब पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इसमें बात कर रहे हैं हम लोग इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की, और बोल रहे हैं कि क्या ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा है कि नहीं, स्टेट सब्जेक्ट का स्टेट लिस्ट के अंदर। अब क्योंकि ये चीज इंटर स्टेट की बात चल रही है तो यानी कि इसमें दो स्टेट इन्वॉल्व होंगे ट्रांजेक्शन में, जबकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है दो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। और स्टेट लिस्ट वो होती है जिसमें एक ही स्टेट का उसमें पर्टिकुलर अधिकार हो, उसका उस पर पूरा का पूरा अधिकार एक ही स्टेट का हो। तो जब कोई चीज दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है तो किसी एक स्टेट का तो अधिकार उस पर हो ही नहीं सकता है। तो यानी कि इंटर स्टेट वाली जितनी भी चीजें हैं वो स्टेट लिस्ट में आ ही नहीं सकती हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो इस लॉजिक को अगर आप अप्लाई करोगे ना तो ये इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स और इंटर स्टेट माइग्रेशन भी सेकंड टॉपिक है, इसमें भी स्टेट लिस्ट की बात करी गई है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको इतना समझ में आ रहा है कि इंटर स्टेट की जब भी बात होती है तो इंटर स्टेट दो स्टेट्स के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन की बात करता है, और दो स्टेट के बीच में जब भी ट्रांजेक्शन होगी तो मैं तीसरा मीडिएटर चाहिए होगा, जो कि ज्यादातर यूनियन ही होती है और स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टेट हमेशा सिंगल स्टेट की बात चल रही होगी, तभी इसमें स्टेट लिस्ट में डाली जाती है चीजें, है ना। अब इसमें आखिरी ऑप्शन पे आ जाते हैं। ये दो तो मैंने सिंपल एक प्रेजेंस ऑफ माइंड से एलिमिनेट कर लिया, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। आखिरी वाले में मुझे इतना आइडिया था कि कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट में नहीं आता है, वो मेरा यूनियन में आता है। कॉर्पोरेशन टैक्स यूनियन ही लगाती है हमेशा, है ना। इनकम टैक्स की तरह होता है, इनकम टैक्स के अंदर ही शामिल किया जाता है उसको। तो ये मुझे पता था कि ये मेरे नॉलेज से पता था मुझे, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है ना। तो अब ये तीनों के तीनों ऑप्शन मैंने हटा दिया। अब मुझे इंटरस्टेट क्वारंटीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट मैंने ये फाइंड कर लिया कि इंटरस्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द स्टेट यूनियन लिस्ट, यही सही होना चाहिए, और ये टिक कर दिया मैंने, है ना। इस तरह से आपको वर्क करना होता है। कभी कभी अगर आपको किसी ऑप्शन के बारे में नहीं पता है, बट आप आस पास से बाकी ऑप्शंस को देखते हुए अपना जो है दिमाग लगा सकते हो कि किस तरह से हमको अटेम्प्ट करना है और राइट आंसर पे कैसे पहुंचना है। यही हमारी एलिमिनेशन टेक्निक का पूरा गेम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो इसमें मैं थोड़ा सा वर्ड प्ले के बारे में भी बात करना चाहूंगा, है ना। कभी कभी हमको वर्ड प्ले भी हेल्प करते हैं। एथिक्स कमेटी हम लोग सब लोग पढ़ते ही हैं कि एथिक्स कमेटी क्या होती है क्या नहीं होती है, हम लोग थोड़ा थोड़ा आइडिया रहता है जब हम पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत में, है ना। बट क्वेश्चन कभी कभी बहुत डिटेल पूछ लिया जाता है। तो पहला वाला क्वेश्चन था इनिशियली इट वाज एन एडोक कमेटी। इसके बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा था कि हाँ ये सही है ना, हल्का हल्का आइडिया आ रहा था, लेकिन इसमें भी पूरी तरह 100% श्योर नहीं था। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में मुझे मैंने ये ओनली वाला स्टेटमेंट को बहुत हाईलाइट कर रखा है। ओनली वाला देखा कि ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। इसमें मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क मारा था कि थोड़ा मुझे इसके बारे में सोचना है, गलत लग रहा है मेरे को, और मैं सेकंड इटरेशन में जब आऊंगा तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दूंगा। अब थर्ड ऑप्शन देखो कि दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस, है ना। चलो अब इसके बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी ये मुझे देखने में थोड़ा ठीक लग रहा था। दो ऑप्शन में देखने में ठीक लग रहे हैं, बट 100% श्योर नहीं हूँ। और तीसरी वाले में मुझे बहुत बड़ा डाउट है कि ये शायद सही नहीं होगा। अब इसमें रिस्क वाला गेम था, मतलब कि हम कहीं से भी कैसे भी किसी तरफ पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ना सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि अगर ये वाला सही होगा तो इसमें सिर्फ हमको एक एलिमिनेट करना है, कि अगर 3 वाला एलिमिनेट कर दिया तो हम इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। अगर आप इस वाले को देखो तो आपने अगर 1 को एलिमिनेट कर दिया तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। इसको अगर आप देखो तो आप 2 को एलिमिनेट कर दो तो आप इस वाले आंसर पे आ जाओगे, और इसका मतलब ये कि सारे के सारे ऑप्शन आपने सही है। तो अगर मैं इस तीनों ऑप्शंस मतलब तीनों स्टेटमेंट्स में से अगर मैं किसी एक स्टेटमेंट को भी एलिमिनेट कर पाऊं तो मेरा आंसर आ जाएगा। जब इसलिए ये वाले क्वेश्चन जो होते थे वो इजी होते थे। 2023 वाला पेपर टफ इसलिए था कि उसमें इस तरह के ऑप्शन ही नहीं आते थे, उसमें ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 वाला आता था। अब मुझे सिर्फ इतना करना था कि इन 3 स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट ऐसा फाइंड करना है जो कि बहुत एक्सट्रीम लग रहा है, जिसकी गलत होने की चांसेस बहुत हाई है। तो मुझे सही होने का नहीं ध्यान देना है, अब मुझे इस पर ध्यान देना है कि गलत होने की चांसेस सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है ना। तो फिर मैंने इसी वाले को पकड़ा, ये जो ओनली वाला स्टेटमेंट है इसमें मैंने पहले से एडिट कर रखा था। थोड़ा रिस्क मैंने लिया कि ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। ये तो गलत होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। ये थोड़ा सा पढ़ने में भी अटपटा लग रहा है, और अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे और आपके 1-2 अटेम्प्ट हो जाएंगे तो आपको ये सब चीज समझ में आ जाएंगे कि ये चीजें हमेशा ज्यादा गलत होती हैं। जबकि हम बात करते हैं कि ओनली ओनली कि सिर्फ ऐसा ही हो सकता है, ऐसा नहीं, हमेशा से चीजों को ब्रॉड रखने का ट्राई किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और ज्यादातर जितनी भी यूपीएससी की चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो मैंने रिस्क लिया कि सेकंड के गलत होने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सेकंड ऑप्शन को इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं किया गया, वो मेरा थर्ड ऑप्शन है।
है ना। तो यहाँ से मैं इस पर पहुंचा था। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने अलग तरीका यूज किया था कि उसमें हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया था और हम फाइनल आंसर की तरफ पहुंचे थे। इसमें ये हर एक को एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं थी। इसमें सिर्फ हमको एक ऑप्शन ऐसा ढूंढना था जो बिल्कुल भी आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा अटपटा है और बिल्कुल भी फिट इन नहीं करेगा सही होने में, सिर्फ वही फाइंड करना था, बाकी दो ऑप्शन को टच नहीं करना था। तो वो ऑप्शन मुझे सेकंड लग रहा था कि सेकंड वाला टोटली एब्सर्ड सा है, इसको हम हटा सकते हैं, बाकी ऑप्शन तो सही होना चाहिए। इस तरह से हम जो है राइट आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो आपने देखा कि दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। तो ऐसी अलग अलग तरीके होते हैं क्वेश्चन पर डिपेंड करते हुए। इसमें थोड़ा वर्ड प्ले का रोल ज्यादा था, उसमें आपका लॉजिक का ज्यादा यूज था, इसमें वर्ड प्ले का ज्यादा यूज था कि ओनली बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है, इसका हम लोग यूज कर रहे हैं। और उसमें हम लॉजिक का यूज कर रहे थे कि इंटर स्टेट में जो है दो स्टेट का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, है ना। ठीक है, अब इस पर आ जाते हैं हम लोग। इसमें हमारी जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो हमारी पास्ट नॉलेज बेस्ड होती है। जैसे ये करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है ना, मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर से बहुत लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, बट स्टैटिक नॉलेज से ही प्रीलिम्स क्लियर होता है। अब ये प्रॉपरली जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये न्यूज में था, लेकिन मेरे से थोड़ा सा मिस आउट हो गया था कि यूनेस्को की जो लिस्ट पब्लिश हुई थी उसमें इंक्लूड करी गई थी दो तीन चीजें, वो कौन कौन सी थी, है ना, पूरी तरह से मेरे से मिस आउट हो गई थी। अब मैंने थोड़ा सा ये अपनी पास्ट नॉलेज का यूज कर लिया। पास्ट नॉलेज ये थी कि मुझे इतना पता है कि रानी की बाप जो है, मैंने नितिन सिंघानिया में पढ़ा था कि काफी पहले इंक्लूड हो चुका है। अब नितिन सिंघानिया मेरे पास जो पुराना एडिशन है और मुझे पता है काफी पहले का, आई थिंक अब एग्जैक्ट ईयर तो पता नहीं है, बट एटलीस्ट 8-10 साल पहले ये इंक्लूड हो चुका है एटलीस्ट। अब उससे ज्यादा भी हो सकता है, वो एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो जाएगा, बट ये इंक्लूडेड था यूनेस्को की लिस्ट में, रिसेंट तो नहीं है। इतना मुझे पक्का आइडिया था, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया कि रिसेंट वाले में नहीं हुआ, 2024 वाले में तो बिल्कुल नहीं है ना। ऐसी महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो बोध गया का है, ये भी मुझे पता था कि ये भी बहुत पहले का है, ये भी काफी पहले का है, यूनेस्को में इंक्लूडेड है ना। तो ये भी मुझे पता था कि रिसेंट में बिल्कुल नहीं होगा, तो मैंने दो ऑप्शन पूरी तरह एलिमिनेट कर दिए। अब मेरे पास एक ही तरीका था, मतलब वो था कि ऑप्शंस पे मैं ध्यान दूं। तो अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो चारों के चारों सही तो होंगे नहीं, क्योंकि दो तो पक्की गलत है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तीनों के तीन भी सही नहीं होंगे, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया कि तीन भी सही नहीं है। अब होंगे तो दो ही सही होंगे, है ना। ठीक है, अब मुझे इतना आइडिया था कि यूनेस्को अगर डिक्लेयर करेगा, मतलब जब भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की साइट आती है, तो हो सकता है कि मतलब उसने इकट्ठे एक की बजाय इकट्ठे दो कर दिया हो। ये मेरा टोटली एक गैस वर्क था, इंट्यूजन गेम था। अब मेरे पास 50-50 चांसेस थी इसमें रिस्क लेने का। अब थर्ड मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि इसमें मेरे पास बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि इसमें एक होगा कि दो होगा, इसमें 50-50 चांसेस थी। बट इसमें थोड़ा सा मैं रिस्क फैक्टर को हाई रखते हुए ये सोच लिया कि शायद यूनेस्को ने मिक्स्ड और मतलब एक से ज्यादा डिक्लेयर ही करी होंगी, तो मैंने ओनली 2 पे चला गया, है ना। तो अगर आप देखोगे तो तीनों में ही अलग अलग टेक्निक है। पहले वाले में थी कि मैंने सारे ऑप्शन को 100% एलिमिनेट किया और जो अकेला ऑप्शन बच रहा था वो मेरा सही होगा। सेकंड वाले में ये थी कि मैंने वर्ड प्ले देख लिया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाले गलत होंगे और उसमें जो ऑप्शन थे वो इतने ईजी थे कि वहां से मुझे आंसर मिल गया। थर्ड में ये है कि मेरी पास्ट नॉलेज यहाँ पे काम आ रही थी। पास्ट नॉलेज से मैं ऐसा क्वेश्चन जिसको मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, उसमें एटलीस्ट मैं 50-50 पे ले आया, है ना। जैसे हम केबीसी की बात करते हैं तो उसमें 50-50 लाइफलाइन होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है ना। तो अब हम ऐसी कोई लाइफलाइन का कुछ भी यूज इसमें तो है नहीं है, तो इसमें हमारी पास्ट जो नॉलेज है वही लाइफलाइन बन जाती है कभी कभी, क्योंकि आप 100% करंट अफेयर को कवरेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, कोई कोई स्टूडेंट कर लेते हैं, बट एटलीस्ट जो है हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर कोई परफेक्ट नहीं है, तो कोई ना कोई करंट अफेयर आपसे मिस आउट हो जाएगा। तो हो सकता है कि ऐसे ही कुछ करंट अफेयर उठा के पूछ लिया जाए, तो वहां पे भी आपकी पास की नॉलेज हेल्प कर सकती है। ये मैं आपको इस एमसीक्यू के जरिए बताना चाह रहा था, है ना। तो यहाँ पे जो प्रीवियस मेरी नॉलेज थी उसने मेरे को 50-50 तक पहुंचाया, फिर मैंने वहां से थोड़ा सा रिस्क लिया और मैं राइट ऑप्शन तक पहुंच गया। घर आके मैंने फिर चेक किया था, तो जो यूनेस्को ने लिस्ट डिक्लेयर करी थी वो इन दोनों की करी थी, शांति निकेतन की और सेक्रेड एंसेम्बलीज ऑफ होस्टलास की, है ना। तो ये तरीका है हमारा, क्या नाम है, एलिमिनेशन का, है ना। अब हम आखिरी बात कर लेते हैं, थोड़ा बोनस कंटेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे क्योंकि 2 फेलियर रहे हैं यूपीएससी में स्टार्टिंग वाले अटेम्प्ट में, उनमें मेरे से क्या गलतियां हुई थी। तो सबसे पहली गलती तो यही थी कि मैं इटरेशंस में पेपर सॉल्व नहीं करता था, है ना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने इटरेशंस की बात करी थी, मैं सिर्फ वन फ्लो में पेपर सॉल्व कर देता था। इसकी वजह से मेरे से 3 से 4 सिली मिस्टेक्स हमेशा होती थी, है ना। और आपको मैं बता दूं कि 0.25 से बच्चे रह जाते हैं, इवन आई थिंक अब पता नहीं है 0.1 से भी रह सकते हैं, कोई कोई 0.33 से तो काफी बार ही रह जाते हैं ना। तो इतना जब गेम आपका हाई है तो 3 से 4 सिली मिस्टेक्स का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन में आप 2.67 मार्क्स लूज आउट करते हो। 2 मार्क्स आपके जो सही मिलने वाले थे वो भी जाते हैं और 0.67 आपके नेगेटिव के जाते हैं। तो अगर आप 2.67 इंटू 3 भी करोगे ना, तो 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 और 20, 3 2 जा 6 और 2 8, सिर्फ 3 क्वेश्चन की वजह से आप 8 मार्क्स पीछे हो जाते हो। अगर आपके 4 हो गए उसमें 2.67 और जोड़ कर दो तो आप 10.67 मार्क्स करीब करीब पीछे हो जाते हो। तो ये बहुत बड़े नंबर है, मतलब आपका पूरा का पूरा स्कोर बिगड़ सकता है सिर्फ 3 से 4 सिली मिस्टेक्स की वजह से। तो ये मेरे से बहुत होती थी क्योंकि मैं इटरेशन में नहीं करता था। एक अटेम्प्ट मतलब एक ही बार में मैंने क्वेश्चन देखा, अटेम्प्ट कर दिया,
सारे खेल एक ही बार में करता था। एक सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही थी। दूसरा ये है कि मैंने मल्टीपल रिविजन्स नहीं किए थे, खासकर पहले वाले अटेम्प्ट में। तो मेरे मल्टीपल रिविजन्स हो भी नहीं पाए थे, मैंने तुरंत ही कॉलेज से पास आउट होने के बाद अटेम्प्ट दे दिया था। अब मल्टीपल रिविजन्स नहीं होंगे तो मैंने आपको बताया कि जो आपके स्टैटिक के 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं वो भी आपसे गलत हो जाएंगे। वहां पे आप पूरा गेम में पिछड़ जाओगे, क्योंकि वो जो सीरियस एस्पिरेंट है वो सही कर रहा होगा। तो हर सीरियस एस्पिरेंट जो 30 से 40 क्वेश्चन स्टैटिक बुक से आते हैं ना, एकदम एकदम टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन, उनमें हमको 100% एक्यूरेसी अचीव करनी है एटलीस्ट, है ना। उनके आप मल्टीपल रिविजन्स करो, मल्टीपल प्रैक्टिस करो, सेक्शनल टेस्ट दो, ये आपको करना है। और दूसरा ये है, एक बोनस कंटेंट बताना चाहता है, कभी कभी कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी हमारा हेल्प कर देता है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो अभी मुझे याद नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो बहुत बार हिंदी ट्रांसलेशन हमको हेल्प कर देती हैं और वो हमारे हिंट के रूप में काम कर जाती है। ये बहुत बार हुआ है, मैंने 2022 में, 23 में, 24 वाले अटेम्प्ट में हिंदी ट्रांसलेशन की तरफ देख के वहां से थोड़ा आइडिया लगा के और जो है आंसर्स को मार्क किया हुआ है ना। इवन इन द सेंस मैंने मेंस में भी इस बार इसका यूज किया है। इस बार अगर 2024 का मेंस के बारे में किसी को पता हो तो एक क्वेश्चन आया था डेमोग्राफिक विंटर के बारे में। तो उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा था कि इसका मीनिंग क्या होता है, बट मैंने थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन देखा, वहाँ से मेरे को थोड़ा आइडिया लगा और मैंने आंसर को अपना फ्रेम किया, क्योंकि ये बहुत ही रैंडम क्वेश्चन था। तो जो फ्रेम किया था वो भी मेरे पॉइंट जो थे वो मेरे हिसाब से लग रहे थे कि शायद टू द पॉइंट नहीं होंगे, बट घर आके मैंने देखा तो जो डेमोग्राफिक विंटर का जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा था जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे उससे, है ना। तो वो एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो जाएगा कि डेमोग्राफिक विंटर होता क्या है, क्या मतलब इसका पूरा सेंस है, आजकल करंट अफेयर्स में क्यों है। तो कहने की बात यह है कि अगर आप पेपर्स को किसी क्वेश्चन में फंसे हुए तो आप कभी कभी हिंदी ट्रांसलेशन का भी सहारा ले सकते हो, है ना। तो यहाँ से आपको कुछ हिंट्स मिल जाती हैं जिससे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मैंने अपने प्रैक्टिकली अटेम्प्ट से सीखा है। ठीक है, और आखिरी सबसे बोनस कंटेंट ये है कि जो भी मेक एंड ब्रेक वाला जो होता है यूपीएससी में गेम, वो आपका कॉन्फिडेंस एट डेट डे जो होता है, मेन डे होता है, डी डे जिसको बोलते हैं, वो सबसे मेन होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है तो आप क्रैक कर लोगे, क्योंकि आप सिली मिस्टेक्स को भी अवॉइड कर लोगे, आप इंटेलिजेंट गैस वर्क का प्ले भी अच्छा सा कर लोगे, इंट्यूशन भी आपका स्ट्रांग रहेगा, है ना। सारी चीज़ें जो वर्क करती हैं वो किससे करती हैं, कॉन्फिडेंस से ही करती हैं। इसलिए एम एस धोनी का एक वायरल इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बोला था कि आई विल पिक अ गाय हु इज कॉन्फिडेंट ओवर अ टैलेंटेड गाय, है ना। तो कॉन्फिडेंट गाय जो होगा कभी कभी टैलेंट को भी बीट कर सकता है, क्योंकि उसका सारा गेम स्ट्रांग रहेगा कॉन्फिडेंस की वजह से, चाहे वो इंट्यूशन गेम हो, एलिमिनेशन गेम हो, रिकलेक्शन वाला गेम हो, मेमोरी वाला गेम, है ना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। आई थिंक आप इससे काफ़ी कुछ सीखे होगे। आपका जो है, जो प्रीलिम्स का अटेम्प्ट है 2025 में होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए, और जो बच्चे 2026 में भी दे रहे हैं उनको भी शायद इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। धन्यवाद।